धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्मभूमि पे जा करके उस मिट्टी को नमन करने का काम किया। और जहां तक भाजपा की बात है तो आप देखेंगे कि जनजातीय कल्याण मंत्रालय भाजपा के अपने अमर हुतात्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने ही इस मंत्रालय का गठन किया और एक रिकॉर्ड स्तर पे काम हुआ। काम में, विकास के काम में कहीं कोई कमी नहीं रही, पर विकास एक अलग पहलू है और कहीं ना कहीं हमारा कुछ गैप रहा। हम अपने कामों को उनकी भावनाओं को हम हो सकता है समझने में कहीं चूक रही होगी, इस कारण हम अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता वो हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इसमें जो भी कमी रही उससे सीख लेकर के हम जाएंगे समाज के बीच में और उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए, उनसे कनेक्ट करते हुए फिर से विधानसभा के चुनाव में हम बेहतर परिणाम देने का काम करेंगे। चलिए, अगर सीख जाए तो बहुत बढ़िया। किशोर जी, आप बहुत देर से दोनों आदमी को सुन रहे हैं जी। हम आपके पास आएंगे, उससे पहले साहेबगंज का थोड़ा हाल जानते हैं, क्योंकि वहां राजमहल लोकसभा सीट जो है वहां लगातार विजय हंसदा बढ़त बनाए हुए थे। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता वहां अभी जुड़े हुए हैं हमसे। संजय जी, क्या स्थिति वहां पे, अपडेट दीजिए। संजय जी, आवाज संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। क्या अपडेट है वहां साहिबगंज लोकसभा? आप राजमहल लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां पे? जी सर, 8 बजे से जब यहाँ काउंटिंग चालू हुई, फर्स्ट राउंड से ही यहाँ के गांव में सांसद रह चुके हैं, वे रहे राउंड की गिनती जेएमएम के प्रत्याशी 82,000 वोट से आगे रहे। उन्हें कुल 3,040 प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर भाजपा तीन लाख कुछ तकनीकी खराबी है, इस वजह से संजय गुप्ता की आवाज जो है वो कट के आ रही है। हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक किशोर जी का ले लेंगे, क्योंकि किशोर जी के चेहरे बहुत मुस्कुराहट तैर रही है। अरे वाह किशोर जी, क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार, जोहार। लोकतंत्र का महापर्व और प्रजातंत्र की जो मैंडेट आया है प्रजा की ओर से, ये बहुत ही एक लोकतंत्र को जीवित करने का एक ऐसा मैंडेट आया है। मैं कह सकता हूं कि इसकी खूबसूरती यही है कि एग्जिट पोल कुछ होता है और रिजल्ट कुछ और होता है। जहां तक मेरे व्यापारी और उद्यमी की ओर से मेरा तो मानना यह है कि अगर बहुमत की सरकार होती है तो राज्य का विकास भी होता है, देश का भी विकास होता है। और हम लोग चाहेंगे कि बहुमत की सरकार बने, अच्छे से देश दुनिया में इसका नाम हो, जैसा कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी अपना देश का नाम भी ऊंचा हुआ है और काम भी बहुत सारे हुए हैं। अब ये अलग विषय है प्रजातंत्र में कि भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आया, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती है और यह हम लोगों को एक नई दिशा में जाने के लिए उत्साह तो भरता ही है और कहीं हम कुछ भूल कर चुके हैं तो उसको सिखाता भी है। जैसा कि आपने कल देखा होगा कि रुझान जब आया तो रुझान में हमारा सेंसेक्स 2500 तक बढ़ गया। अब आज जैसा इसका जो रिजल्ट आया है तो काफ़ी नीचे चला गया। तो ये क्या व्यापार उद्योग को दिखाता है, समझाता है कि देश कहीं स्थिति मतलब हो कि बेहतर स्थिति में हो तो देश और में राज्य का और व्यापार का, उद्योग का
एक उत्साह बना रहेगा। और ये अभी इस उपापोह में है कि किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, क्या तोड़ जोड़ होगा, जैसा कि आकलन लोग कर रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि देश को एक स्थिर सरकार मिल जाए और सबकी भागीदारी हो और सब लोग मिलजुल करके अपने देश को आगे आपने कहा कि बढ़ाएं। एक मजबूत सरकार रहती है तो उसका असर जो है वो कई क्षेत्रों में अच्छा पड़ता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन वो जीत चुकी हैं और उनके जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। देखिए ये अमित जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव की एक खोज जो है वो कल्पना सोरेन भी है। बिल्कुल कि शिबू सोरेन नहीं है, वो मतलब अस्वस्थ है, हेमंत सोरेन जेल में है और पार्टी की जो पूरी रणनीति है मतलब चुनावी रणनीति, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन वो एक पैन झारखंड के नेता अभी होना, उनको बनना बाकी है। कल्पना सोरेन से अब आप लोगों का मुकाबला होने जा रहा है, मुझे लगता है जो देख के। आपने बताया कि इस चुनाव की खोज कल्पना सोरेन, पर मैं मानता हूं और हमारी पार्टी भी इस बात को स्वीकारती है और जनमानस भी को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में परिवारवाद पे हमेशा उन्होंने चोट जो इतने दिनों से देश में एक परिवार का शासन रहा, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में भी छत्रप के रूप में परिवारवादी लोग कुर्सी पे बैठे और उसी का फलाफल रहा कि झारखंड में भी हम देखें कि परिवारवादी लोगों का एक सरकार पे एक कब्जा रहा। पर जो नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद पे चोट किया और भाजपा की जो राजनीति रही उसके खोज जो है चंपई सोरेन रहे। चंपई सोरेन उभर के आई, कल्पना सोरेन नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी परिवारवाद पे चोट नहीं करते और भ्रष्टाचार पे चोट नहीं करते तो चंपई सोरेन केवल माननीय मंत्री ही बन के रहते। तो माननीय मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जो मजबूरी में बनाया गया है, इनको ये मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं, पर मजबूरी में ही सही कम से कम एक जमीन से जुड़े हुए एक आदमी को आपने उनके कंधे पे बंदूक चलाने के लिए ही सही, तो कम से कम आपने उन्हें बनाया चंपई सोरेन। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि चंपई सोरेन एक खोज है नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता और परिवारवाद और भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन प्रणाली है उसके एक खोज रहे। जहां तक कल्पना सोरेन जी की बात है तो वो भी तो उसी परिवारवाद की उपज है और हमारा तो जो भी देश में परिवारवादी लोग हों, भ्रष्टाचारी लोग हों, उसके खिलाफ हमारा लड़ाई रहा ही है। तो अगर वो परिवारवादी हैं तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई उनसे भी है। लेकिन चंपई सोरेन ने तो आपको एक तरह से बांध दिया, जो पश्चिमी सिंहभूम सीट पे बहुत अच्छी स्थिति में है जोआ मांझी, और कहा जाता है कि जोआ मांझी को चंपई सोरेन ने आगे की और बहुत मेहनत की उसने। नहीं, ठीक है, चंपई सोरेन जी अगर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो चंपई सोरेन जी को भी इसके लिए भाजपा के जो स्वच्छतापूर्ण और परिवार विरोधी राजनीति है मोदी जी जिसके केंद्र में हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी और परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग रहे हैं उनका एक यह भी एक तरीका रहा है कि समय समय पे वो जो सीधे साधे लोगों को ला करके उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाने का काम करते हैं। आज हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की गंगा हेमंत सोरेन जी की सरकार में बहा करती थी, कमोबेश वही आज इनके सरकार में भी वैसे ही तत्व सक्रिय हैं। चलिए, ये तो इनका कहना है। एक बड़ा सवेरे से एक खबर आ रही है, बहुत चुनाव के बाद अगर एक आज खबर बहुत प्रमुखता से, वो है बाजार का नीचे आना। किशोर मंत्री जी उसको उन्होंने टच किया। आप इसको किस रूप में देखते हैं कि बाजार अचानक
गोता लगाया? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप पिछले 10 साल जो भी सरकार ने कार्य किया है और विश्व में जो भारत की छवि तैयार हुई है और जितना विदेशी धन का कोष बढ़ा है, 100 टन सोना अभी हाल में वापस आया है और हमारे प्रधान की जो साख बढ़ी है पूरे विश्व में, आज विश्व शक्तियां जिस प्रकार से भारत को अब गंभीरता से निर्भीकता माने ले रही हैं, सीरियसली ले रही हैं, उससे ये सेंसस पिछले 10 साल में 20 से 22,000 पॉइंट्स बढ़ा। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँ, तुलना इस रूप में कर सकते हैं अधिकारी, उद्योगपति और व्यापारी कि 70 साल बनाम 10 साल। तो 70 साल में जो कुछ हुआ और 10 साल में जो कुछ हुआ उसी का आंकलन करते हुए ये गोता खाया है सेंसस ने। मतलब कि फिर से जो है जो जैसा प्रशासन, जैसी सरकार पिछले 10 साल पहले चला करती थी, अगर उस प्रकार से इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज और भ्रष्टाचार अगर पनपेगा तो वो तो कदापि उद्योग और व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण से ये गोता खा रहा है। ये बात पहले ही आ गई थी कि अगर मतगणना के बहुत पहले, महीने भर पहले, ये अगर भाजपा आती है तो क्या होगा और भाजपा नहीं आती है तो क्या होगा। तो इसमें यही निर्णय सामने आया बड़े बड़े उद्योगपतियों का कि भाई अगर भाजपा आती है तब भी नकदी की जरूरत पड़ेगी, खूब शेयर खरीद के रखिए, और भाजपा नहीं आती है और शेयर बाजार अगर गोता खा जाता है तब भी नकदी रखिए कि नीचे के भाव में खरीदा जाए माल को। तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में और व्यापारियों में पिछले 10 सालों में जो सरलीकरण आया है व्यापार करने में और उद्योग करने में, वो 70 साल में देखा नहीं गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीएसटी, जो स्वर्गीय हमारे वित्त मंत्री ने लागू किया था अनन फनन में, परंतु शुरू साल में तो थोड़ी तकलीफें रहीं, परंतु आज व्यापारी और उद्योगपति उस जीएसटी को लेकर के, एक आध घटनाओं को छोड़ दीजिए, परंतु जीएसटी और को लेकर के उद्योगपति और व्यापारी बहुत सरल है, बहुत सरल है, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। नहीं तो बिहार वित्त अधिनियम के दौरान और वैट के दौरान जो अधिकारियों से हमारा संबंध था कि हमको बातचीत करना पड़ता था और हमारा भयादोहन होता था, वो सारी चीजें जीएसटी में खत्म हो गई। आज इनकम टैक्स के अंदर में भी सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, तो हमारा किसी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं है। हमसे कोई जानकारी लेनी है, ईमेल आ जाता है, हम ईमेल पे जानकारी दे देते हैं। तो ये जो एक वातावरण, सुखद वातावरण बना था, तो वो सुखद वातावरण तो बना रहेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। ऐसा तो रुझान भी यही कह रहे हैं कि फिर से भाजपा की सरकार आ रही, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, जो रुझान यही बता रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मुझे जो समझ में आया, परंतु लंगड़ी बनेगी। अभी अब तो मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी और इधर में आपके बिहार वाले जो हमारे नीतीश कुमार की बैसाखी लेकर के अगर हमारे नरेंद्र मोदी को साथ चलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो चलने में ठसका था, उस ठसके में कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। अभी मैं उतर रहा था लिफ्ट से, तो खूब तबीयत से एक आदमी ने कहा, इस बार नीतीश बाबू तबीयत से बार्गेन करता हूं साथ देने के लिए। और वो मानसिकता हम समझ भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के पिछले खेलों में जो आपने देखा, कभी जदयू के साथ, फिर वातावरण देखा तो भाजपा के साथ, तो ऐसे वातावरण में तो वो बार्गेन की स्थिति बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उस बार्गेन की स्थिति में अब सरकार कितना काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप निश्चित रहे, मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद की स्थिति इस बार अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई बार्गेनिंग कर पाएंगे, उसकी संभावना बहुत मुझे कम नजर आ रही है। ऐसे फाइनल आंकड़ा क्या आता है ये देखना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं राजनीति में उतना अच्छा नहीं हूँ,
मैं तो एक सिंपल बात जानता हूं, मैं इसको मतदान भी नहीं कहता हूं, ये एक तरह से वैचारिक दान है, विचारों का दान है कि मेरे विचार कैसे हैं, मैं उसका दान देता हूं। मेरा मेंटल विचार भाजपा के साथ मिलता है तो भाजपा को देता हूं, कांग्रेस के साथ मिलता है तो कांग्रेस को देता हूं। तो ये वैचारिक मतदान है। आप इसको इस रूप में लीजिए कि पूरे देश का वैचारिक वातावरण के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब वैचारिक वातावरण के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो सोच थी कि 370 सीट आनी चाहिए, तो आज सेंसस 6000 पॉइंट ऊपर होता। आज 370 जब वैचारिक से नीचे आ गए, सरकार बनेगी, साथ लेकर के बनेगी, मैं मानता हूं इस बात को, परंतु कहीं ना कहीं लंगड़ापन आ गया, ऐसे में वो नीचे की तरफ में सेंसस आ गया। मतलब कहने का मतलब इनका कहना है कि बाजार चाहता है कि बीजेपी की सरकार आए, क्योंकि सॉलिड है। हाँ, नहीं, बाजार चाहता है कि अस्थाई सरकार हो, अस्थाई बहुमत की सरकार हो, चाहे उन्हीं की भी सरकार हो, क्योंकि मोदी जी ने पहले करके दिखाया है, विकास को आगे बढ़ाया है, देश दुनिया में भारत का नाम का परचम लहराया है, और बहुत सारी कंपनियां बाहर की यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, ब्रेक लगने से ये सेंसेक्स जो है आपका नीचे चला गया, कि लोगों को कहीं अविश्वास की भावना आ गई मन में कि पता नहीं कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें ठीक होंगी, जैसे भी सरकार बनेगी और सारा चीज जब रूपरेखा बनेगा तो फिर मैं समझता हूं कि इसमें भी गति आएगी। लेकिन अभी के दौर में जो एकदम जो नहीं सोचा है, और उस तरह का अगर कुछ सामने आ जाता है कि बहुमत किसी को, पार्टी को भी नहीं मिल रही है और किसी की सरकार भी बहुमत से नहीं बन रही है, तो ये जरूर एक चिंता का विषय व्यापार और उद्योग जगत के लिए है, जिससे ये आज सेंसेक्स जो नीचे गिरा है, ये उसी का परिणाम है। झारखंड से जितना कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, उसमें लगता है लक्ष्य से बहुत नीचे रहेगा, क्योंकि 14 का लक्ष्य था, कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो लक्ष्य नीचे रह। क्या आप निजी तौर पर अगर पूछा जाए तो कहाँ कमी रह गई आप, क्योंकि संगठन देखते हैं और कई जो है अभियान में भी आप रहे होंगे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये तो मंथन का विषय है। हम व्यापक रूप से पार्टी स्तर पे हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उस पर निश्चित रूप से मंथन प्रारंभ हो गया है, क्योंकि हम 365 दिन राजनीति करने वाले संगठन हैं। हम कोई केवल चुनाव के समय बरसाती मेढक वाली बात नहीं है। तो वो तो हम निश्चित उस पर मंथन करेंगे ही। जहाँ तक झारखंड की बात है, तो आप भी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का झारखंड से बहुत लगाव रहा है। जो हमारे डबल इंजन की सरकार थी, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लगभग प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को महत्वाकांक्षी जो केंद्रीय योजनाओं का एक लॉन्चिंग पैड सा बना दिया था। आयुष्मान योजना को लॉन्च करना हो तो झारखंड से, उनको अगर उज्ज्वला योजना को लॉन्च करना हो तो आके झारखंड से उन्होंने किया। अगर किसान सम्मान निधि से संबंधित उस योजना को लॉन्च करना हो तो आके उन्होंने झारखंड से लॉन्च किया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकता में झारखंड का स्तर क्या है। और प्रधानमंत्री झारखंड के जितने भी महापुरुष हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उसका वो हमेशा सम्मान करते हैं, और उनके मन में जो सम्मान रहा उसी का तो परिणाम रहा कि प्रधानमंत्री जी खुद धरती आबा के पवित्र भूमि पे जा करके उस मिट्टी से को अपने सर पे लगाते हैं, और उनके जन्म दिवस को 14 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने की एक परंपरा उन्होंने प्रारंभ किया। तो झारखंड के संदर्भ में जितना उनका विकास के प्रति एक प्रयास रहा, वो सराहनीय प्रयास है। और जहां तक जो हमारा अपेक्षित जो एक आंकड़ा तक पहुंचने की बात है, हम पिछले बार 12 सीटों पे थे। इस बार कितने सीटों पे आएंगे, लगभग उसके आसपास हमें विश्वास है। कुछ जगहों पे तो हम थोड़ा सा ज्यादा अंतर आ गया है,
कुछ जगहों पे हमारे कांटे की टक्कर है, तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि हम उसके आसपास रह जाएं। और जो हमारे विपक्षी हैं, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे। आप सुने होंगे कि झारखंड में कभी उग्रवाद जितना एक उस रूप में, विकराल रूप में था, और भाजपा के डबल इंजन की सरकार आने के बाद उग्रवाद को उन्होंने लगभग समूल नष्ट करने का प्रयास किया। बाद में इनकी सरकार आई, फिर से कुछ पनपा। एक पत्थलगड़ी का एक मामला आया था, वो कितना तेजी से वो पांव फैलाया था। एक उस समय की भाजपा नेतृत्व का एक कुशल प्रशासनिक क्षमता का वो बात कहिए कि उन्होंने उस विषय को संभाल लिया। पर वो बीज अभी भी, वो जो विषबेल है, आज भी उस क्षेत्रों में पनप रहा है, जो लोगों को विकास के रास्ते से भटका करके जाति, पंथ, क्षेत्र, उसके आधार पे लोगों को सोचने को विवश करता है। अब समझिए कि ये झारखंड का दुर्भाग्य ही तो होगा ना कि झारखंड, पूरे देश का कृषि मंत्री झारखंड से हो और वो चुनाव हार रहा हो। ये तो झारखंड का दुर्भाग्य, झारखंड के आम मानस का दुर्भाग्य है कि जनजातीय मंत्री झारखंड से हो और झारखंड के जनजातीय समाज वोट न करे। तो जो है ना सही सवाल उठा, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दो जो है न्यूट्रल व्यक्ति हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले पूरे देश में कौन जो बड़े नाम थे, कहां से जीते हारे पीछे रहे, उसको हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ग्वाल परबिस जो है वो कांग्रेस के वो लगभग 1,59,000 वोटों से जीते। इसके अलावा टीडीपी के जो है चिन्नी जी, वो लगभग 2,86,000। सीकर से बहुत ही ये चौंकाने वाला अपडेट है कि वहां से माकपा जो है 72,896 वोटों से माकपा प्रत्याशी वहां से जीत दर्ज किए। और क्योंकि राजस्थान को कहा जाता है कि बेसिकली वो कांग्रेस या बीजेपी आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन वहां कर्नाटक का आप देख रहे हैं, बीजापुर से जगाजीनागी जो साहब हैं वो 74,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज किए हैं। कर्नाटक के बारे में कहा जाता है कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर, जिस तरह से बिहार में जो है गोपाल जी ठाकुर वो जो है 1,78,000 वोटों से दरभंगा से वो जीते हैं। एक बड़ी जीत इसको कह सकते हैं। वेणुगोपाल जो है कांग्रेस से, केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, वो 63,513 मतों से जीते हैं। वेणुगोपाल को कहा जाता था कि वो बैक के पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन देखो इस बार लोकसभा चुनाव लड़े और वो बेहतर मतों से जीते हैं। तो आप इसके अलावा भी कई बड़े नाम जो हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। भाजपा गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 7,44,716 मतों से जीते। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। गांधीनगर क्योंकि बहुत परंपरागत सीट रही है भाजपा की, बहुत जो है बड़े नेताओं ने वहां से जीत दर्ज किया है। और अमित शाह गांधीनगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पिछले कुछ 10 सालों से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो आंकड़ा और बढ़ा है। अमित शाह ने उसको बढ़ाया, पिछली बार से ज्यादा वोट से वो जीते हैं। अर्जुन जी, हम एक बात और करना चाहते हैं, जो इन्होंने कहा था उसी से हम फिर से हम शुरू करना चाहते हैं बहस को, कि ये कहें कि ये जनता का दुर्भाग्य है। ठीक है, ये मुझे याद आ रहा है। अब सच्चाई क्या है कि जब इंदिरा गांधी हारी थी रायबरेली से, तो उस बार भी चर्चा हुई थी बहुत कि भाई देखिए अब इंदिरा गांधी को आपने हरा दिया राजनारायण के लिए। और मेरा मानना है ऐसे निजी पत्रकार के तौर पे कि हारने से ना, नेताओं के हारने से लोकतंत्र जीतता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं कि जनता का दुर्भाग्य है कि मुंडा जी हार गए या कोई बड़ा नेता? झारखंड का दुर्भाग्य, झारखंड का दुर्भाग्य, राज्य का दुर्भाग्य बताया है। आप कितने सहमत हैं? देखिए अमन बाबू, किशोर जी ने कहा कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जी, और मुंडा जी का हार जाना झारखंड के लिए दुर्भाग्य है।
दरअसल में मैंने कहा कि ये वैचारिक मत होता है। पिछले 2 महीने के अखबार को उठा करके आप देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए बयानबाजी हुई है, वो बयानबाजी कदापि एक अच्छा सामाजिक सरोकार का वस्तु नहीं है। वो विचार अच्छे नहीं है। जिस प्रकार के बयानबाजी किसी भी पार्टी की तरफ से आए, आप देखेंगे 2 महीने के अंदर में किसी भी पार्टी ने विकास की कोई बात नहीं की। केवल एक दूसरे के ऊपर, प्रधानमंत्री जी तो लगातार विकास, केवल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम हुआ है। बहुत नजदीक से जनता समझती है, देखती है बातों को। और जो बात इन्होंने कही, एक बहुत बड़ी बात कही कि विकास एक अलग चीज है और संस्कृति और परिवारवाद और लोगों की अपना एक स्वार्थ, अपनी एक पहचान कि मैं कालीचरण मुंडा जी को जानता हूं तो मैं वोट दूंगा उन्हीं को, उससे उनकी समझ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि ये इस बातों को, ये एक ब्लैक बॉक्स है। इधर से मत जाता है, इधर परिणाम निकलते हैं। 1 मिनट सुनिएगा मेरी बात, अमन जी मेरी बात सुनिएगा। आपके सारे एग्जिट पोल जो जिसको कहते हैं पूर्व भविष्यवाणियां, सब फेल हो गई। ये जनता तो हमेशा से, तो ये ब्लैक बॉक्स है। इधर से मत जाते हैं, इधर से परिणाम निकलता है। यही खूबसूरती है। अभी राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे। पहले सुनते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। उन्हें छुप के किया और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा, हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा, तो संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस चुनावों में उतरी। और ये थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो बता रहे थे कि आखिर उनकी किन नीतियों की वजह से उनको जो है सफलता मिली है। पिछले साल के मुकाबले उनकी सीट कैसे बढ़े हैं। इस बीच हमारे साथ ओम प्रकाश अष्ट भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे भी जानेंगे। लेकिन अभी चर्चा हम कर रहे थे अर्जुन जी से। अर्जुन जी जो है कुछ कहना चाह रहे थे। अर्जुन जी, अपनी बात जो है वो जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई, बहुत अच्छे विचार लाए, लेकिन वो नीचे तक, जनता तक पहुंच नहीं पाया। अब
आज मान लेते हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 10 किलो दे देंगे। अब कोई बात आया तो 1 लाख रुपया साल का हम एक महिला लोग को देंगे, खटाखट पैसा चला जाएगा। कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा? लेकिन हमारी जनता भोली भाली समझ गई कि बस बस हो गया, हम लोग को तो 1 लाख रुपया मिलेगा, खाता खुलवा लो। तो ये इस तरह का भी बयानबाजी जो हुआ ना, ये भी बड़ा दुखदाई है। इससे जनता दिग्भ्रमित भी हुई है, और हमारे यहाँ गरीब तबके के या छोटे तबके के या जो भी लोग हों, उनको दिखने लगता है कि भाई 1 लाख रुपया साल का आने लगेगा। तो ये सब भी कुछ कुछ प्रभाव तो अपने छोड़ते ही हैं। लेकिन आज आयुष्मान भारत या अन्नदान का काम, या आप कहिए तो गैस का, मोदी जी ने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन इन्होंने कोई बढ़ चढ़कर ऐसी योजना नहीं बताई जो असंभव टाइप का हो और उसका आवाज़ दे करके हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन जिन्होंने किया है उनको जरूर इसका कुछ न कुछ हमको लगता है लाभ मिला होगा। आपका जैसा कि लग रहा है कि लोग खाता खुलवाने के लिए लाइन लगाए हुए थे कि भाई बस जीते और 1-1 लाख आना शुरू हो गया। लेकिन जनता को समझना चाहिए, एक नेता है जो आपको विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि देश अगर विकसित हो जाएगा तो सबको समान अवसर होंगे, सबकी स्थिति ठीक हो जाएगी। और एक जो गुट था, एक पार्टी जो है वो कह रही है कि हम 1 लाख रुपए आपको देते रहेंगे। तो ये सही में समझना चाहिए कि कहीं से भी पैसा कोई भी फ्री में आपको नहीं दे सकते हैं। फिर भी जनता जो है, सर ऐसा है कि मोदी जी ने राम जन्मभूमि का मसला दूर कर दिया, 370 हटा दिया। तो ये जो जितने बड़े बड़े जो वादे थे और जो असंभव दिख रहा था उसको भी करके दिखाया। अब पब्लिक को लगता है कि अब तो सामने कोई वादा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, चलो अब इनका काम हो गया, अब दूसरा को भी ट्राई कर देते हैं। लेकिन ऐसे वादों पे क्या यकीन करना, लेकिन जिसका कोई ये औचित्य देश नहीं के लिए क्या? नुकसान करता है। नहीं, आज एक अच्छी पोस्ट आई थी, वैचारिक पोस्ट थी कि अभी भाजपा को, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, कि भाजपा को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। 370 को समझना या इतना विकास का या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, विदेशों में साख को बढ़ाना वगैरह वगैरह, ये बहुत नीचे जो गरीब समाज है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो 1 लाख रुपए से लेना देना है। बिल्कुल। ये आकर्षण को शायद भाजपा पकड़ नहीं पाई, वो नेमनचूस दिखला नहीं पाई। तो शायद ये आंकड़े एक तरफ हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं और एक तरफ जो है हम मुफ्त की चीजों के लिए आग्रही आप क्या कीजिएगा, देश का यही खूबसूरती है, जैसा बताया इन्होंने, इसी यहाँ वजह से ना वो चीजें परिणाम को जो है वो बदल देती है। आप दे न दे बोलने में जो आ जाता है सामने वही हो जाता है। फिक्की, CIA, एसोचैम, FJCCI, ये जितने भी व्यापारिक संगठन हैं पूरे देश के अंदर में, उनका हर वक्त ये सलाह रही है सरकारों को कि भाई आप देश की जनता को, जो गरीब हैं, उनको योग्य बनाइए। स्पून फूडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब सरल तरीका है किसी को कुछ दे देना, योग्य बनाने में परिश्रम लगता है। हाँ, वो सस्टेनेबल ग्रोथ भी उससे नहीं हो सकता। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, ये जो रिजल्ट है या रुझान कहिए, अभी रुझान ही आ रहे हैं और रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको आपका जो अनुभव है संसदीय चुनाव कवर करने का या देखने का, ये इस रिजल्ट को किस रूप में आप ले रहे हैं? देखिए, ये शुरू होता है विवाद का मामला कि संदेह जहां हो रहा है, लोगों को उठ रहा है मन में, जब एग्जिट पोल आए और परिणाम एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आए। लेकिन उसी एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर विदेशों की मीडिया मतलब चीन हम लोग का पारंपरिक दुश्मन रहा है, मानते रहे है कि नहीं, वो व्यवहारिक रिश्ते भी हैं कई उसके साथ। चीन के जो माउथपीस उनका मुखपत्र है,
ग्लोबल टाइम्स, उसने परसों एग्जिट पोल के बाद जो टिप्पणी की, या अमेरिका का सबसे बड़ा मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने जो टिप्पणी की, दोनों में एक बात कॉमन थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन रही है, आर्थिक सुधारों का दौर और बढ़ाएंगे वे, और तीसरा कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और तेजी से वो बढ़ेंगे। ये तीन चीजें वहां से आई। अब हम रही बात चुनाव को किस रूप में देखते हैं, परिणाम को किस रूप में देखते हैं, चुनाव तो बीत गया। सच यह है मंजी कि 2014 में बीजेपी जब दूसरी बार सत्ता में आई है, बीजेपी की ये दूसरी सत्ता थी 14, तीसरी 19 और चौथी बार 2024 में भी सरकार उसी के नेतृत्व में बन रही है, सहयोगियों के बल पर। आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया और उसमें जो मत प्रतिशत मिले बीजेपी को वो 45% थे। बहुत बारीक चीज मैं बता रहा हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एनडीए को जो बीजेपी के नेतृत्व में बना गठबंधन था राजग, उसको 45% मिले और 55% यानी बीजेपी के 45% से 10% ज्यादा वोट कहाँ गया? विपक्षी दलों में जो बिखरे हुए थे उनके बीच वो बट गया। इस बार 2024 का जो चुनाव रहा उसकी एक खासियत रही कि विपक्ष अधिकतम एकजुट हुआ। एक दो छोटे दलों को छोड़ दें, जैसे बीजू पटनायक की बात करें, बीजू पटनायक उस गठबंधन में शामिल नहीं थे, विपक्षी गठबंधन में बसपा नहीं शामिल, बसपा नहीं शामिल थी, और AIM ममता नहीं थी, लेकिन ममता है उसमें, उनको काउंट करते हैं लोग। वो कहते भी हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, हम इंडिया अलायंस में ही हैं, लेकिन उन्होंने वहां माना नहीं अलायंस के शर्तों को। तो जब विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, 55% वो हो गए, बीजेपी का वोट 45% था, बीजेपी यानी एनडीए का वोट 45% था, तो ये स्थिति तो आनी ही थी, बराबर की स्थिति आनी थी। ये तो बच गया कि आप 292 और 93 और 96 की बात करें, जो ऑलमोस्ट 300 मान के चलिए, और 220 पर वो टिके हुए हैं। अगर ममता को भी जोड़ दें तो वो थोड़ा बढ़ता है। ऐसी स्थिति में हम नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी का अपना आधार वोट कहीं खिसका है। सीटें कम आई हैं। सीटें कम आने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया और उसको नारे में तब्दील कर दिया, उसके बाद उनके जो समर्थक और शुभचिंतक थे बीजेपी के, उन लोगों ने मान लिया कि हम वो बूथ पर जाएं न जाएं, नरेंद्र मोदी को उतनी सीटें आ रही हैं, यानी भाजपा को इतनी सीटें तो आनी है, एनडीए को आनी है। और जो वोटिंग परसेंट घटा, खास करके शहरी इलाकों में जहां भाजपा के लोग ज़्यादा माने जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं शहरी इलाकों के लोग हैं, और बात करके देख भी रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, जो शहरी इलाकों के लोग हैं। लेकिन वोट डालने कितने लोग जाते हैं? जो वोटिंग का ट्रेंड घटता रहा है, वो पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो लगातार चिंता का विषय है कि 65-66% यानी 1/3 लोग तो ऐसे ही नहीं सरकार बनाने में रुचि रख रहे हैं जिसको देश चलाना है, कि हमारा देश कैसे चलेगा, किन हाथों में जाएगा, वो डुबाने वाले के हाथ में जाएगा। तो 1/3 तो ऐसे ही कट गया। जो देने वाले हैं, तो जिनके मन में, जो 55% की बात मैं कर रहा हूँ, उनके मन में ये बैठा हुआ कि हम क्यों नहीं पलट दें सत्ता को, वो अवसर खो जाए थे, और उस अवसर का लाभ उन लोगों ने उठाया। और भाजपा के समर्थक या एनडीए के जो समर्थक लोग थे, उनके मन में यही एक चीज बैठी रही कि
मोदी ने कह दिया 400 पार तो हो जाएगा। तो आपका मानना मोदी है तो आप, मुमकिन आपका जैसा। मानना है कि वो जो नारा था वो नहीं, उससे समर्थक जो है वो जो संतुष्ट हो गए जो सर बोल रहे हैं ना, वो एक ही चीज है कि एक तरफ मोदी और एक तरफ सारे बस लगा कि मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं और सामने सारे लोग मिलकर एक तरफ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीज भी गलत है। अगर भाजपा वाले लोग इससे बहुत निश्चिंत हो गए कि अरे मोदी है तो जिता ही देगा, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी एक भावना जो लोगों में आ गई, हमारे बीजेपी वाले लोगों में, कि बस मोदी जी है ना हो जाएगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कमी है। कभी प्रयास मन से नहीं किया गया, कहीं नीचे तक लोग पहुंचा नहीं। मैं तो बूथ में था, देखा कि बूथ पे भी सैकड़ों लोग जिनका नाम पिछले बार उनका वोटर लिस्ट में था, इस बार डिलीट हो गया। कैसे हो गया भाई? तो इस तरह की बहुत सारी जो कमियां हैं जो देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी के हों, उनको भी देखना चाहिए कि ये कैसे हो गया। तो ये चीज उन तक पहुंची नहीं, बस लोग अपने आप में रहते हैं कि बस मोदी है तो हो जाएगा। यही सवाल मैंने सीपी सिंह से थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या आप लोग नरेंद्र मोदी पे ही सब कुछ डाल के आप लोग आराम कर रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा संगठन भी काम कर रहा था। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे आपने कहा ना कि बूथ पे भाजपा कार्यकर्ता नहीं, पहले स्लिप लेके घर घर भेजते, तो इस बार वो भी रांची में तो मुझे नहीं दिखा, सब जगह पे, मेरे यहाँ तो नहीं आया, मेरे इलाके में नहीं। तो क्या अमित जी ये सत्ता सुख में ज्यादा आप लोग डूब गए थे, या ज्यादा आप लोग को कॉन्फिडेंस हो गया था कि जनता आएगी? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, नेशन फर्स्ट देन पार्टी माई सेल्फ लास्ट। और हम 365 दिन सांगठनिक काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ काम कर रहे थे कि हम लोग के पास आए ही नहीं आप लोग? मैंने कहने का मतलब कि कई इलाकों में लोगों ने शिकायत की कि अब तो आया नहीं इस बार। देखिए, एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है कि सक्सेस ऑफ मेनी फादर एंड फेलुअर हैव नन। नहीं, वो सही है। ठीक है। जितने भी चीजें बताई जा रही हैं उन्हें मैं सम्मान आप सक्सेस ही हैं। आपकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जिसे 80% मिल जाता है नंबर, फिर भी वो पिटाता है कि भाई माँ बाप तो उससे उम्मीद करते हैं कि भाई ये 99% वाला है और सेकेंड डिवीजन वाला जो बच्चा नहीं है। करता हूँ। जहां तक अभी एक मतदान को लेकर के 2-3 विषय बहुत गंभीरता से आदरणीय ओम प्रकाश अस्क जी ने भी रखा। एक, इस बार हमें समग्रता से पूरे देश को विचार करना चाहिए, क्योंकि हर एक 5 साल पे जो आम चुनाव होता है ना, प्रचंड गर्मी के बीच आता है। इस बार थोड़ा सा सुगबुगाहट भी थी कि चुनाव को थोड़ा पहले कर दिया जाए, पर पता नहीं किन कारणों से चुनाव आयोग ने इसको नहीं किया, और उसका प्रभाव तो दिखा। क्योंकि हम लोग सामान्य मनुष्य हैं, और आप देखेंगे चर अचर सारे गर्मी से व्याकुल थे। अंतिम फेज का चुनाव में तो प्रचंड गर्मी, तो स्वाभाविक है कि वोट प्रतिशत में कमी आई। दूसरा चीज, हम लोग शहर में रहते हैं, और शहर में आप देखेंगे लोगों का जो एक जीवन शैली होता है कि 5 साल में लोग 3 बार, बहुत लोग 3 बार घर बदल देते हैं। 3 बार घर बदलेंगे तो 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में नाम उनका ऐड हुआ, कहीं कटा, तो बहुत सारी त्रुटियां होती है। हम तो यही मान के चलते हैं, हम औपचारिक रूप से तो इस बात को नहीं बोल रहे हैं, पर 30 से 40% एरर वो रह रहा है। लगन भी बहुत थे मई में, और भारतीय जनता लगन भी उसमें बहुत सारा है। तो हमारा कमिटमेंट राजनीति के प्रति है, संगठन के प्रति है, पर सारे लोग ऐसा कमिटेड रहेंगे ऐसा लेकिन ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय बस था कि आपका जो विरोधी वोट है वो दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र से छुट्टी लेके उनके बच्चे, उनके गार्जियन आए, मतलब अपने अपने शहर, अपने अपने गांव में। तो लेकिन आपका जो टारगेट वोट है वो बेचारा उसको धूप लगा, पर्ची नहीं पहुंचा। हमारा नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो देखा हूँ कि बाहर से भी काफी लोग आए हैं। हम ऐसा हमारा नगर में मेरा वो है, जवाहर नगर में मेरा पड़ता है बूथ। मैंने तो देखा कि हरिवंश जी को जो दिल्ली से आए हैं और आकर वोट डाल करके और निकल गए, सपत्नी आए थे और हमसे मुलाकात हुई,
और वो अब सेलिब्रिटी की बात मैं नहीं कर रहा नहीं तो हूँ वैसे लोग आ रहे हैं। अरे नहीं, वो तो आएंगे। सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले मैं डिस्कशन में भी हम लोगों ने यही कह रहा बात कि की। और भी लोग इस बड़े तरह से बड़े लोग आ सकते हैं। काफी लोग आए हैं और गए हैं, हम बंगलोर से भी मैंने देखा है। लेकिन ये एक अलग विषय है कि गांव के लोग, किसी ने तो ये, किसी गांव ने ये भी कहा कि अगर तुम वोट देने नहीं आओगे तो फिर गांव में मत आना। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि ऐसा भी डीएम लोगों ने ने कहा। 100% एक बूथ पे हुआ, एक आदमी जो बंगलौर में नौकरी करता था उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो डीएम ने, वहां के डीएम ने उसको टिकट दिया और वो आया और वोट दिया। तो ऐसे भी मतलब उदाहरण है। देखिए, इसमें एक विषय और है। देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में विश्वास करती है। और जो हम लोग कह रहे हैं कि एक एग्रेशन, तो आप हमेशा देखेंगे कि किसी को अगर डिफीट करवाना हो, किसी को अगर हरवाना हो, तो एग्रेशन होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक एक तथ्य है। और जब लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे और डराने का जब आप काम करेंगे ना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है, तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि जब आप किसी को डराते हैं तो समझिए कि आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, आप अपना, उसमें आपका हिडन एजेंडा होता है। तो हम देश को साथ लेकर के इंक्लूसिव अप्रोच में विश्वास करने वाले, सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उसको लेकर के चलने वाले लोग हैं। और कितने देश को टुकड़े टुकड़े में बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं। तो हमने बताया है कि भले ही नेशन फर्स्ट देन पार्टी, अगर हमको अर्जुन जी मुझे लगता है कि अर्जुन जी उनकी बात को समझ रहे हैं और लगता है आपके पास उनकी बातों का जवाब है, या उस डिस्कशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, मैं अमित जी की बात से सहमत हूँ। जी। और जो चर्चा हमारे अस्क साहब ने की वो एकदम ग्रहणीय चर्चा है। उस बात को मंजूर किया जाना चाहिए कि 45-55 वोटिंग का जो परसेंटेज रहा, अब एक पार्टी हो करके 55% उसको गया, तो ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये बात भी मंजूर करनी चाहिए। और मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक को लेकर के ये सो तो गए थे जी। मंडल, खूंटी का मंडल सो गया होगा। अगर खूंटी का मंडल मेहनत किया होता तो अर्जुन मुंडा जीतते जरूर। तो फर्स्ट फेज में ही मुझे लगता है कि जो पहले चरण का चुनाव था पूरे देश में, उससे वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा कम था। और जो कई जगहों पे जो है भाजपा को लगा कि उसके, देखिए, स्ट्रगल्स परिणाम देते हैं जी, और परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद अगर आप कंफर्ट लेवल पर आ गए तो फिर से आप में गिरावट आ सकती है। प्रधानमंत्री तो कभी आराम नहीं करते, वो तो आज चुनाव जीते फिर अगले मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री का जो की शक्ति कार्यकर्ता है ना, आज भाजपा के कार्यकर्ता उनकी शक्ति है। अगर आपका जो कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कान में, हम तो सोचते हैं ये बूथ मैनेजमेंट, भाई बूथ मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, मैनेज के लिए। तो बूथ मैनेजमेंट मैंने आज तक समझा नहीं क्या होता है बूथ मैनेजमेंट। परंतु अब क्या, अगर मान लीजिए आज 1800 बूथ थे, बूथ के अंदर में अगर भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहे, दूसरे के कार्यकर्ता रहे, तो कहीं ना कहीं जी, तो कहीं ना कहीं तो परिणामों में परिवर्तन आ सकता है। क्या ओम प्रकाश जी आप सहमत हैं अर्जुन जी से? आप सही बात। बिल्कुल, परिणाम बदल सकता है। 2-3 चीजें जो बीजेपी की ओर से भूल हुई है, मैं मानता हूं उसको भूल हुई है जी। एक तो नरेंद्र मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे नाम पर ही चुनाव होगा। ओवर हो जाता है, जैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना चेहरा आगे किया, झारखंड उसका उदाहरण है। बाद में हालांकि रघुवर दास बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन चेहरा तो उन्होंने सही आगे बात, कर आपने दिया। सही बात कहा। बंधु तिर्की जी हमारे साथ है, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत सारे पद को धारण कर चुके हैं और बड़े लोकप्रिय नेता। बंधु जी, आप तो चुनाव को बहुत समझने वाले नेताओं में से एक हैं। आज का जो रुझान है या चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसका आकलन आप किस रूप में करते हैं? अगर झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो परिणाम और बेहतर हो सकता था। जो अभी तक आपको जो परिणाम
हालांकि पूरा गन्ना कहीं कहीं पर बाकी ही है, लेकिन मोटा मोटी जिस तरह के इंडिया गठबंधन का 5 सीट जो जीतने की स्थिति में है तकरीबन, और बेहतर हो सकता था, लेकिन इस पर हम अभी इन चीज़ों को हमको लगता है कि जैसे कैंडिडेट का चयन करने में विलम्ब हुआ, हो सकता था कैंडिडेट अगर पहले थोड़ा पहले दिया जाता तो शायद इससे बेहतर और इंडिया गठबंधन कर सकती थी। लेकिन अगर मोटा मोटी कहा जाए इसमें, तो मैं अभी जो बोल रहे थे उनकी बात पर बिल्कुल सहमत हूँ कि मैंने वन मैन शो जिस तरह से किया गया कि हमको आप वोट दो, सीधे वोट मेरे पास चला आएगा, तो लोग आज के दिन में इतना ये नहीं है, समझते हैं लोगों कि आप डालो फोन वोट, वो वोट डायरेक्ट मेरे पास आएगा। और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के द्वारा जगह जगह पर जिस तरह का भाषाओं का प्रयोग किया जाना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हुआ जिसको कहा जाए। लेकिन आप भाजपा की खूबियां और कमियां बताने से पहले आप बता रहे थे कि आप और बेहतर कर सकते हो, मतलब आपको और उम्मीद थी कि बिल्कुल 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 कुछ चीजें कहीं चूक हुई है, बिल्कुल हुई है। तो आप तो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कैंडिडेट क्यों इतनी देर से आपने दिया? बहुत सारे सीट पे तो 15 दिन 20 दिन आपको कहा कि भाई यही चीज अगर प्रत्याशी को चयन करने में पहले अगर किया जाता, प्रत्याशी चयन में विलम्ब हो गया, जैसे रांची ऐसे प्रत्याशी आप मार्जिन अगर आप देखेंगे जी, तो विगत जो 2019 का चुनाव का मार्जिन और इस बार का जो चीज में, हालांकि बिल्कुल नई प्रत्याशी थी, बहुत बेहतर हो सकता था। तो कुछ चीजें हम प्रदेश स्तर से या तो हमारे केंद्रीय स्तर से भी जो चीजों में चूक हुई है, उसी का चलते हम ये सीट भी हमारा। तो आप लोग फीडबैक नहीं दिए थे क्या? आप ही लोग सब फीडबैक लेते होंगे। मीर साहब भी लगातार बैठे रहते थे यहाँ पे, अविनाश पांडे भी लगातार। देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं स्टूडियो में, मैं आज ही अगर बोलूंगा तो शायद ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन समय आने पर बहुत सारी चीज हो जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि हम बेहतर यहाँ इस प्रदेश में इस बार बेहतर कर सकते थे, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट में जनता थी यहाँ पर। विशेषकर अगर आप कहेंगे तो एक मध्यम वर्ग के लोग, गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, छात्र लोग, ये लोग समझ चुके थे संविधान वगैरह, और जिस तरह से तानाशाही की बात, तानाशाही चल रही थी, बेरोजगारी का मामला है, और एक तरफ से जो संविधान का जो संविधान के बारे, संविधान बदलने के बाद एक तरह के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा भी जो संविधान बदलने की बात कही जा रही थी, भले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मोदी जी हुए चाहे अमित शाह हुए, ये लोग कह रहे थे अपने सभा में कि नहीं, संविधान में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये सब चीज़ों को कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा। ये चीज़ें संविधान को बचाने को लेकर गरीब तबके के लोग, मजदूर, किसान, विशेषकर आदिवासी, इसलिए आपने देखा होगा कि इस तरह से इस प्रदेश में चूंकि आदिवासी ही केंद्र बिंदु है इस प्रदेश में, तो नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को, नकार दिया पूरा। आप सिंहभूम सीट को ही देख लीजिए जिस तरह से हुआ है। आपके एग्जिट पोल क्या, यहाँ के लोग ही, आपके यहाँ के लोग, राजनीतिक विश्लेषक लोग ही लोहरदगा इसे सीट को कभी नहीं सोच रहे थे लोग, तो एक नकार दिया गया। ये विशेषकर उनको अपने संविधान के प्रति चिंता, आदिवासी, दलित, पिछड़ों से लेकर उनके लोगों में पूरा था। पूरा बहुत कुछ लोग जो लोग थे कि जिस तरह की चीज़ों को लेकर के, जो जिसको कहा जाए कि सब सुखी संपन्न लोग, उन लोगों को ये तमाम चीज़ें, उन लोगों को कुछ वर्ग को इस सब चीजों के प्रति। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना गुस्सा था, इतना ये था, फिर भी रिजल्ट जो है, केवल आप जो है एसटी सीट पे कुछ परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, बाकी सीटों पे तो आपकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए बाकी, और उसमें भी जो कहा जाता है कि जो आप जीते हैं जिन सीटों पे, वहां कैंडिडेट की वजह से भी जीत मिली है, क्योंकि कालीचरण मुंडा तो संघर्ष कर रहे थे, उनके पास तो बूथ पे बैठाने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं आपकी पार्टी के थे, तो ऐसे नेता नहीं, मैं कोटे का मैं प्रभारी था। मैं आपको बता देना चाहता हूं,
चुनाव के पहले कुछ पत्रकार बंधुओं ने हमको कहा था जी कि लोहरदगा आप किसी हालत से जीत नहीं सकते हैं। जी मैं लोहरदगा सीट में कम से कम 3 साल से प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट के उम्मीदवार के रूप में था, मेरा जी। केसेस वगैरह होने के जी, चलते, जी, जी। और मैं जितना बारीकी से किया था, तो मैंने एक पत्रकार को कहा कि कोई ताकत नहीं रोक सकता है कांग्रेस पार्टी को लोहरदगा जीतने से। जी। खूंटी का भी मैं प्रभारी था, इवन मैं जिला अगर कहूंगा तो सिंहभूम का भी मैं ही प्रभारी था, और बहुत मेहनत हुआ है, और ऐसी बात नहीं जी है। नहीं, आप मेहनत आपका दिखा भी। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद जो हो प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन हमारा होगा, और उसके बाद हम इसी पैनल के साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खोला जाए। कठोरतम कार्रवाई करने के लिए कमर कस लिया है। इसमें आम जनता भी अपना सहयोग देकर नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। रांची में हो रहे नशीले पदार्थों की तस्करी अथवा अवैध शराब की खरीद बिक्री जैसे गतिविधियों की सूचना अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पुलिस को दे सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन शेयर कर उस जगह की जानकारी दी जा सकती है। सबसे पहले रांची पुलिस के इस नंबर 9153886238 को अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें। व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करने के लिए सावधानी पूर्वक उस जगह के नजदीक जाकर अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को खोलकर फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से रांची पुलिस के नंबर को और लोकेशन पेज खोल लें।
अब लोकेशन पेज से सेंड योर करंट लोकेशन पर क्लिक कर अपनी करंट लोकेशन रांची पुलिस को भेज दें। इस बात का ध्यान रखें कि लाइव लोकेशन ना भेजें। अगर उस जगह के साथ अवैध कारोबार से जुड़े कोई व्यक्ति या अपराधी का नाम, पता या तस्वीर हो तो वो भी आप उस लोकेशन के अतिरिक्त भेज सकते हैं। लोकेशन शेयर करने के लिए उस जगह पर जाते समय ध्यान रखें कि असामाजिक तत्व उस समय वहां उपस्थित ना हो। रांची पुलिस हर हाल में इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जाए। नशे के जाल को जड़मूल से उखाड़ फेंकने में एक सतर्क और जागरूक समाज बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और अपने नौनिहालों को इस जाल में फंसने से बचा सकता है। रांची पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। आप हमें जानकारी दें और रांची पुलिस का सहयोग करें। हमारा विश्वास है कि आपकी लाखों आंखों से मुट्ठी भर अपराधी नहीं छुप सकते। तो आइए आरंभ करें एक युद्ध नशे के विरुद्ध। धन्यवाद। ऐसे उठे। एनडीए को सरकार गठन का मिला जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए देश तैयार। इंडी गठबंधन ने भी दिखाया जुझारूपन। रांची, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में एनडीए ने लहराया परचम। दुमका, राजमहल, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा में इंडी गठबंधन का चला जादू। राजनीतिक समीकरणों को लेकर गठबंधन और दलों की सक्रियता बढ़ी। जीते प्रत्याशी मना रहे होली और दीपावली। समर्थकों में भारी उत्साह। और राजनीति के चढ़ते पारे के बीच राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। गिरिडीह समेत कई इलाकों में बारिश, कई क्षेत्रों में लू और गर्मी से लोग परेशान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। देश की जनता ने एनडीए को सरकार गठन का जनादेश दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आज की मतगणना में एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। हालांकि सीटों की संख्या कम हुई है। आम चुनावों में इंडी गठबंधन ने भी जुझारूपन दिखाया और एग्जिट पोल अनुमानों को झूठा साबित करते हुए अपने प्रदर्शन से सबों को अपने प्रदर्शन से चौंकाया है। इधर राज्य की 14 लोकसभा सीटों की मतगणना से साफ हो गया है कि इस बार के आम चुनाव में जनता ने एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों पर अपना प्यार लुटाया है। रांची, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में एनडीए ने परचम लहराया, जबकि दुमका, राजमहल, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा संसदीय क्षेत्रों में इंडी गठबंधन का जादू चला। रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के खिलाफ निर्णायक बढ़त बना ली है और उनकी जीत लगभग तय हो गई है। निर्दलीय देवेंद्र नाथ महतो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। झारखंड और देश स्तर पर भाजपा को मिली जीत से रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय के समक्ष आज होली और दीपावली एक साथ मनाई गई। इस बीच रांची लोकसभा क्षेत्र की मतगणना में निर्णायक बढ़त बनाने वाले निवर्तमान भाजपा सांसद संजय सेठ ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख कार्यों और जनता के स्नेह को दिया। गणना चल रही है, अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 300 के पार चले जाते हैं, कभी एक पीछे हो जाते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है ऐसी बहुत सारी सीटें जो 10,000 के अंतराल से आगे हैं, तो एक विधानसभा में वो पलट जाएगी। और अब तो एनडीए बहुमत में है,
तीसरी बात, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अभी जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं हो जाता, तब तक अंतिम गिनती नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी भी आशा है कि हम बहुत आंकड़ों के करीब पहुंचने का लग रहा है कि आंकड़े को करीब पहुंचेंगे। खूंटी लोकसभा चुनाव का परिणाम भाजपा के लिए निराशाजनक रहा है। यहां से पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा काफी पीछे चल रहे हैं। इंडी गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा की जीत लगभग तय दिख रही है। कोडरमा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जीत सुनिश्चित दिख रही है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के विनोद सिंह के खिलाफ बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। निर्दलीय जयप्रकाश वर्मा प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। कोडरमा संसदीय चुनाव की मतगणना आज गिरिडीह में हुई। शुरुआती रुझानों से ही अन्नपूर्णा देवी आगे चल रही थीं। धीरे धीरे उनकी बढ़त ज्यादा होती गई। उन्होंने निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद जनता का आभार जताया। इधर हम लोग का भी हो। अरे किसका कैमरा है? उनके प्रति आभार, अभिनंदन कि उन्होंने दूसरी बार सेवा का अवसर दिया और एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। हजारीबाग में भाजपा के मनीष जायसवाल ने विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल से भारी मतों से बढ़त बना ली है तथा उनकी जीत लगभग तय है। हजारीबाग में शानदार प्रदर्शन करने वाले भाजपा के मनीष जायसवाल को उनके समर्थकों द्वारा लगातार बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। श्री जायसवाल ने सबों का आभार जताया है। उनके परिवार में भी हर्ष का माहौल है। जनता का नमन, उनका बहुत अभिनंदन, उनका बहुत वंदन कि उन्होंने मुझ पर, भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त कर, जैसा भी रुझानों से पता चलता क्या कर रहे हैं। हम लोग उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर पूरा खड़ा होने का, उतरने का हम लोग जो है वो और एकदम विश्वास था ऐसा ही होना है। मनीष इतना काम किए हैं, ये होना वाजिब था। धनबाद लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो की जीत भी लगभग तय है। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अनुपमा सिंह से काफी आगे चल रहे हैं। इस बार के आम चुनाव में वोट हासिल करने के मामले में पलामू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बीडी राम ने सबों को पीछे छोड़ दिया है तथा उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो गई है। राजद की ममता भूइयां दूसरे जबकि तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के कामेश्वर बैठा दिख रहे हैं। संताल के चुनावी समर में राजमहल संसदीय क्षेत्र का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार हांसदा ने जीता। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ताला मरांडी को 98,000 मतों से हराया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोबिन हेम्ब्रम लगभग 29,000 वोट ही जुटा पाए। जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा के विद्युतवरण महतो की जीत लगभग तय हो गई है। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो के समीर मोहंती से काफी आगे निकल गए हैं। उधर दुमका में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ बढ़त बना ली है। चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह ने भी जीत के काफी करीब वे पहुंच गए हैं। उनकी बढ़त कांग्रेस के केंद्र पार्टी से काफी अधिक हो गई है। गिरिडीह संसदीय चुनाव में भी एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो से काफी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। निर्दलीय जयराम महतो तीसरे स्थान पर हैं। इधर गिरिडीह की मतगणना में पिछड़ने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थकों में भारी उबाल देखा गया तथा उन्होंने बोकारो में हंगामा किया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा जिसमें कुछ लोग चोटिल हुए।
सिंहभूम में झामुमो उम्मीदवार जोबा मांझी की जीत लगभग तय है। उन्होंने भाजपा की गीता कोड़ा को काफी पीछे छोड़ दिया है। उनकी बढ़त 1,40,000 से अधिक हो गई है। सिंहभूम संसदीय चुनाव में वोटरों का अपार समर्थन मिलने पर एक और जहां झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने प्रसन्नता जताई है, वहीं भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा ने जनादेश को स्वीकार करने की बात कही। जीत के बाद इंडी समर्थकों ने जोरदार तरीके से विजय जुलूस निकाला। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा के निशिकांत दुबे की भी जीत पक्की नजर आ रही है। वे भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप यादव से 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। लोहरदगा में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के समीर उरांव से निर्णायक बढ़त बना ली है। निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव के साथ ही आज गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी कराई गई, जिसमें झामुमो की कल्पना सोरेन ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें झारखंड की। इधर लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा के नेताओं ने जहां जनादेश के लिए वोटरों का आभार जताया है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी परिणामों को संतोषप्रद बताया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में परिणाम आशानुरूप आए हैं। ट्रेंड में हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, झारखंड के साथ साथ पूरे देश में, और मैं तो आपको शुभकामना देता हूँ। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल और सिख रेजिमेंटल सेंटर में आज करीब 1000 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। देखिए रिपोर्ट। तकरीबन 1000 अग्निवीर के लिए आज का दिन गौरव भरा क्षण था। मौका था रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल और सिख रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड का। हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद आखिर वे देश सेवा के काबिल बन गए और उन्हें पासिंग आउट परेड में शामिल होने का मौका मिला।
इस अवसर पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने वीरों का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज पंजाब रेजिमेंट के लिए बड़े गौरव और फख्र की बात है कि आज किला हरी ड्रिल स्क्वायर से 650 अग्निवीरों ने अपनी 31 हफ्ते की सफल ट्रेनिंग के पश्चात आज वो यहाँ से पासिंग आउट अंतिम पक्का सफ़र तय करके आज अपनी अपनी यूनिटों की तरफ प्रस्थान करेंगे। और इनमें से सभी जवान कोई किसी को जसूल की पहाड़ियों पे तो सियाचिन की वादियों से लेकर रन ऑफ कच्छ से लेकर अपना वेस्टर्न बॉर्डर्स पे डिप्लॉय होने का मौका मिलेगा। और इन लोगों ने पिछले 31 हफ्ते में एक बहुत ही मजबूत और कठिन और जटिल ट्रेनिंग करी है और ये इस भीषण गर्मी के बावजूद भी आज जो आपने इनका ड्रिल का स्टैंडर्ड देखा वो भरी पूरी रूप से दर्शाता है कि ये एक आग की गोली की तरह ट्रेन हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जहां भी इनको मौका मिलेगा ये उस मौके को गंवाएंगे नहीं और इन अपनी ट्रेनिंग का पूरा एक बहुत ही मजबूत नमूना पेश करेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को उन्होंने सम्मानित किया। इस दौरान अग्निवीरों की खुशियां देखने लायक थीं। अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य यूनिटों में तैनात किया जाएगा जहां वे अपनी काबिलियत का परिचय दे सकेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। अभी तापमान में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कई क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में 10 जून तक बारिश का भी पूर्वानुमान है। खबर खेल के मैदान से। अमेरिका और वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप क्रिकेट के सिलसिले में लीग चरण के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज खेले गए एक मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रनों से हराया। रात 8 बजे से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा। 9 बजे से नीदरलैंड और नेपाल के बीच भिड़ंत होगी। भारत कल अपने अभियान की शुरुआत करेगा। रात 8 बजे न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। धार्मिक दृष्टिकोण से ही तो इस पौधे का महत्व है ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह एक औषधीय पौधा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनमें वर्णित वृक्षों व पौधों की पर्यावरण परक एवं स्वास्थ्यगत विशेषताओं से भला कौन अपरिचित होगा। इन्हीं विशेषताओं को बतलाने में अपने आप में समर्थ है तुलसी। जहां एक ओर तुलसी का धार्मिक महत्व है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। हृदय रोग हो या सर्दी जुकाम, भारत में सदियों से तुलसी का प्रयोग होता चला आ रहा है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौराणिक काल से प्रसिद्ध पतित पावनी तुलसी के पत्तों का विधि पूर्वक नियमित सेवन करना अत्यंत लाभप्रद कहा गया है। एक सर्वाधिक औषधीय एवं पवित्र पौधा तुलसी जी के रूप में भारत के हर आंगन में देखने को मिल जाता है। तुलसी का जितना औषधीय महत्व है उतना ही आध्यात्मिक महत्व भी है। तुलसी रोगनाशक है, खासकर श्वसन तंत्र के रोगों को नष्ट करती है, क्योंकि तुलसी जी प्राण वायु को उत्पन्न करती हैं और प्राण जब बढ़ते हैं तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। इसलिए खांसी, जुकाम, अस्थमा, बुखार, इस तरह की जब समस्याएं हों तो तुलसी जी का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में तुलसी का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु के समय मुंह में तुलसी के पत्ते को रखने की भी सनातन परंपरा रही है। तुलसी को वायु शोधन एवं पवित्रता के लिए हर आंगन में लगाने की परंपरा रही है, क्योंकि तुलसी को सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधों में से एक माना जाता है।
समग्रता से कहें तो तुलसी का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। तुलसी के पास हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कीड़े मकोड़े नहीं पनपते। यह घातक कृमियों और कीटों को नष्ट करती है। भोजन में भी तुलसी का भोग पवित्रता का कारक माना गया है। महर्षि चरक के द्वारा रचित चरक संहिता में तुलसी के गुणों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। हिक्काकाश विषश्वास पार्श्वशूल विनाशनः पित्तकृत कफवातघ्नः सुरसः पूतिगंधः। अर्थात तुलसी हिचकी, खांसी, विषाक्त श्वास और पार्श्वशूल को नष्ट करती है। यह पित्तकारक, कफवात नाशक, रस प्रदायक और दुर्गंध नाशक भी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर गिरा, उसी के प्रभाव से ही तुलसी की भी उत्पत्ति हुई। भारतीय समाज और संस्कृति में तुलसी के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसे हर परिवार अपने आंगन या दरवाजे पर लगाता है। संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा भी हजारों सालों से है। मान्यता है कि ऐसा करने और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 4 जून साल 1959 को स्वतंत्र पार्टी नाम की एक नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने साथियों एनजी रंगा और मीनू मसानी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर किया। इस पार्टी की नींव देश में लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए की गई थी। भारतीय लोकतंत्र में उदारवादी समाजवाद के विचारों से प्रेरित ये पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और नीतियों के खिलाफ थी। इस पार्टी ने नेहरू द्वारा लाए गए लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ वकालत की। साथ ही उस समय कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। स्वतंत्र पार्टी साल 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। मानव सभ्यता हजारों साल पुरानी है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े धौलावीरा के संबंध में। भारतीय ज्ञान परंपरा एक व्यापक और अद्वितीय परंपरा है जो प्राचीन भारतीय समाज के विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बात करें यदि पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य की, तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं, शिलालेख, हड़प्पा और वैदिक कालीन समाज आदि अन्य साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत सम्मिलित हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए को सरकार गठन का मिला जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए देश तैयार। इंडी गठबंधन ने भी दिखाया जुझारूपन। रांची, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में एनडीए ने लहराया परचम। दुमका, राजमहल, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा में इंडी गठबंधन का चला जादू। राजनीतिक समीकरणों को लेकर गठबंधन और दलों की सक्रियता बढ़ी। जीते प्रत्याशी मना रहे होली और दीपावली। समर्थकों में भारी उत्साह। और राजनीति के चढ़ते पारे के बीच राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। गिरिडीह समेत कई इलाकों में बारिश, कई क्षेत्रों में लू और गर्मी से लोग परेशान।
रांची पुलिस ने नशे के सौदागरों